Hello and welcome to my YouTube channel NTR Commerce Classes. Today in economics part A, macroeconomics of class 12, I'm going to discuss chapter number 3, national income and related aggregates. आज हम इसी के बारे में बात करेंगे. Points of the chapter. इस चैप्टर की पॉइंट्स हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम, ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, domestic product at market price and at factor cost aggregates related to national income, nominal and real GDP and GDP and welfare. इन सब पॉइंटों को आज हमें पढ़ना है इस चैप्टर में. फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम. नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर. यानी एक अकाउंटिंग ईयर में नॉर्मल रेसिडेंट जो नॉर्मल रेसिडेंट है किसी भी कंट्री के, जितना भी इनकम अर्न करते हैं उन सब का सम टोटल, सारे लोगों की इनकम का सम टोटल नेशनल इनकम होता है. वो भी एक अकाउंटिंग ईयर में अर्न किया हुआ पैसा को, इनकम को. फैक्टर इनकम्स क्या होते हैं? फैक्टर इनकम्स आर द पेमेंट्स मेड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स ऑफ टू द हाउस होल्ड फॉर द यूज ऑफ देयर फैक्टर सर्विसेज. यानी कि यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फैक्टर इनकम्स. यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टर इनकम्स, फैक्ट फिर से रिपीट करें. फैक्टर इनकम्स आर द पेमेंट मेड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स टू द हाउस होल्ड. यहाँ पे लिखा है जो प्रोड्यूसिंग यूनिट टू द हाउस होल्ड, जो हाउस होल्ड को पैसा देते हैं फॉर यूज ऑफ देयर फैक्टर सर्विसेज. यानी हम लोग को इस में पढ़ना है टू सेक्टर इकोनॉमी. दो सेक्टर्स होते हैं, एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर और एक होता है प्रोड्यूसिंग सेक्टर. हाउस होल्ड सेक्टर यानी जो हम लोग घर वगैरह, प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स यानी फैक्ट्रियों की बात कर रहे हैं. हाउस होल्ड सेक्टर जो होता है फैक्टर सर्विसेज देता है प्रोड्यूसिंग सेक्टर को, यानी प्रोड्यूसिंग यूनिट यहाँ लिखा हुआ है, प्रोड्यूसिंग यूनिट को फैक्टर सर्विस देता है. फैक्टर सर्विस होता क्या है? फैक्टर सर्विस मींस लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. जब हाउस होल्ड लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप देते हैं प्रोड्यूसिंग यूनिट को, तो बदले में प्रोड्यूसिंग यूनिट देता है फैक्टर पेमेंट्स या फैक्टर इनकम्स. यहाँ पे उन्हीं फैक्टर इनकम्स के बारे में बात की जा रही है. प्रोड्यूसिंग यूनिट बदले में हाउस होल्ड को पेमेंट करता है, जैसे लैंड के बदले या बिल्डिंग के बदले रेंट देता है. यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज देता है लेबर के बदले, रेंट देता है लैंड के बदले, इंटरेस्ट देता है कैपिटल के बदले, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले देता है प्रॉफिट. तो ये इनकम्स हो जाती हैं. जब हाउस होल्ड की इनकम हो जाती है तो फिर हाउस होल्ड खर्चा करता है, एक्सपेंडिचर करता है सामान खरीदने में. जब वो खर्चा करता है वो पैसा फिर जाता है प्रोड्यूसिंग यूनिट के पास, फिर प्रोड्यूसिंग यूनिट बदले में उनको गुड्स एंड सर्विसेज देता है हाउस होल्ड सेक्टर को. इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे. तो अगर यहाँ फैक्टर इनकम्स की बात करें तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट आ जाएगा. फैक्टर इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफर इनकम. फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में फर्क है. फैक्टर इनकम मेहनत करके कमाई जाती है, जबकि ट्रांसफर इनकम जो होता है वो फ्री में मिल जाता है. जैसे जैसे स्कॉलरशिप मिलता है बच्चों को, या ओल्ड एज को पेंशन्स मिलता है. यानी ये वो इनकम होती है जिसके लिए मतलब कुछ करना नहीं होता है, बस पैसे मिलते हैं. या पेरेंट्स अपने बच्चों को पॉकेट मनी देते हैं, तो वो भी बच्चों की एक तरह से इनकम है, लेकिन वो ट्रांसफर इनकम है, जो एक ने किसी को ट्रांसफर किया. वो फैक्टर इनकम नहीं. फैक्टर इनकम जिसको अर्न किया जाता है, कमाया जाता है. नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन होते हैं? नॉर्मल रेसिडेंट इज सेड टू बी one who ordinarily reside in the country concern and whose center of interest lies in the country. रेसिडेंट उनको कहेंगे जो किसी कंट्री में रहते हैं और जिनका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में लाइज करता हो. एक बार फिर से यहाँ देखें, नॉर्मल रेसिडेंट, अ नॉर्मल रेसिडेंट इज सेड टू बी वन हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन द
country concern and whose center of interest lies in the country. तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि जो नॉर्मल रेसिडेंट उसको कहेंगे जो कंट्री में रिसाइड करता हो, ऑर्डिनरली रिसाइड इन द कंट्री. A normal resident is said to be one who ordinarily resides in the country concern. यानी उसी कंट्री में वो रहता हो जिस कंट्री का नेशनल इनकम हम लोग काउंट कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं. एंड whose सेंट्रल ऑफ इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, जिसका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट उसी कंट्री में लाइज करता हो. अब यहाँ पे बात करेंगे सिटीजनशिप इज डिफरेंट फ्रॉम रेसिडेंटशिप. सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप में फर्क है. अब सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप में क्या फर्क है? सिटीजनशिप बर्थ बाय बर्थ मिल जाता है. जहां के हम जहां हम बॉर्न होते हैं वहां का सिटीजनशिप हमें ऑटोमेटिक मिल जाता है. लेकिन रेसिडेंटशिप हमको मिलता है जहां हम रहते हैं, जहां हम मतलब मोर देन 1 ईयर हम रहते हैं, और जहां हमारा सेंटर ऑफ इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता है. यानी जहां हमारा बिजनेस या जॉब चलती है, जहां से हम पैसा कमाते हैं, और जहां पे हम 1 साल से ज्यादा रहते हैं, तो हम वहां के रेसिडेंट हो जाते हैं. तो अगर और एक आदमी दो देशों का, दो टू कंट्रीज का रेसिडेंट नहीं हो सकता है. अगर कोई पर्सन इंडिया का रेसिडेंट था लेकिन अब वो अमेरिका में जॉब कर रहा है, उसको रहते रहते वहां 2 साल हो गए, और वहां पे वो कमा भी रहा है, जॉब कर रहा है, तो वो अमेरिका का रेसिडेंट हो जाएगा. लेकिन वो इंडिया की रेसिडेंटशिप उसकी खत्म हो जाएगी. क्यों? इसीलिए उसको कहा जाता है नॉन रेसिडेंट इंडियन, एनआरआई कहा जाता है उन लोग को. नॉन रेसिडेंट इंडिया यानी वो इंडिया के रेसिडेंट जो इंडिया में नहीं, नॉन रेसिडेंट है, तो उनके आगे एनआरआई लग जाता है. क्लियर? उम्मीद है ये समझ में आया होगा. लेकिन सिटीजनशिप कभी भी चेंज नहीं होती है, लेकिन कुछ कंडीशंस में जब वो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हो और कोर्ट के थ्रू जाए तो सिटीजनशिप बदली जा सकती है, बट जनरली बाय बर्थ सिटीजनशिप मिल जाती है और बदलती नहीं है. रेसिडेंटशिप बदलती है जिस देश में हम रहते हैं, 1 साल से ऊपर हो जाते हैं, और जहां पे हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता है, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, तो वो उस देश के हम लोग रेसिडेंट कहलाने लगते हैं. एक पर्सन दो देशों का रेसिडेंट नहीं हो सकता है. अगर कोई इंडिया का रेसिडेंट था, इंडियन था, लेकिन अब वो अमेरिका में जॉब कर रहा है, 1 साल से ऊपर हो गया है, वो जॉब कर रहा है, वहां कमा रहा है, वहीं रह रहा है, तो वो अमेरिका का रेसिडेंट हो जाएगा, लेकिन वो इंडिया का रेसिडेंट अब नहीं रहेगा. इसीलिए उसको कहा जाएगा नॉन रेसिडेंट इंडियन, एनआरआई. उम्मीद है इतना समझ में आया होगा. तो इन एनआरआईज का जो इनकम होता है वो हम कैलकुलेट नहीं करते नेशनल इनकम काउंट करते समय. हम सिर्फ नॉर्मल रेसिडेंट का इनकम कैलकुलेट करते हैं हु रिसाइड्स इन द कंट्री कंसर्न एंड हु सेंट्रल ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द कंट्री. उम्मीद है इतना समझ में आया होगा. आगे बढ़ते हैं. डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम. अब डोमेस्टिक और नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम बहुत इजी तरीके से बताते हैं. डोमेस्टिक इनकम में वो इनकम होती है जो एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाई जाती है. जैसे इंडिया के अंदर जितना भी पैसा कमाया जाएगा वो डोमेस्टिक इनकम कहलाएगा. जो इंडियन इंडिया के अंदर कमा रहे हैं, या जो फॉरेनर भी रहते हैं हमारे यहाँ और यहाँ के रेसिडेंट हो गए, उनको रहते रहते 1 साल से ऊपर हो गया है, तो वो जो पैसा कमाते हैं, अब वो रेसिडेंट इंडिया के हो गए ना, क्योंकि मोर देन 1 ईयर हो गया. तो जितने भी लोग इंडिया में पैसा कमाते हैं कंट्री के अंदर, वो डोमेस्टिक इनकम कहलाएगा. यहाँ पे लिखा है. लेकिन नेशनल इनकम में क्या फर्क है? नेशनल इनकम का मतलब होता है देश की इनकम. यानी वो लोग जो इंडिया में कमा रहे हैं प्लस जो फॉरेन से पैसा आता है. फॉरेन से पैसा आता है मतलब यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड. अब ये नेट फैक्टर इनकम कैलकुलेट कैसे करते हैं ये भी बताएंगे. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड जो आता है, यानी नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम तो आप लोग समझ गए, जितनी भी फैक्टर इनकम एक कंट्री के अंदर कमाई जाती है उसका सम टोटल होता है. यानी अगर इंडिया में 100 फैक्ट्रियां हैं, तो हम 100 की 100 फैक्ट्रियों में ने जितना पैसा कमाया उन सबको प्लस करेंगे, तो हमारा डोमेस्टिक इनकम निकल के आ जाएगा. लेकिन नेशनल इनकम निकालने के लिए हम इंडिया की तो फैक्ट्रियों का जो भी, या इंडिया में जो जितने लोग अर्न कर रहे हैं, जितनी भी फैक्टर इनकम्स अर्न हो रही है इंडिया की, वो तो प्लस करेंगे, प्लस बाहर से जो पैसा आ रहा है यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वो भी प्लस कर देंगे, तब हमारा नेशनल इनकम निकल आएगा.
नेशनल इनकम के लिए डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआईए यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड करना पड़ता है। डेफिनेशन यहां देखते हैं क्या लिखा है। डोमेस्टिक इनकम, जिसको हम एनडीपीएफसी लिखते हैं, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब बाउंड्री ऑफ द कंट्री। नेशनल इनकम एनएनपीएफसी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, दोनों ही फैक्टर कॉस्ट पे ही होते हैं। तो जब हम नेट नेशनल इनकम चैप्टर पढ़ रहे हैं और जब हम नेशनल इनकम निकालेंगे तो हमें कैलकुलेट करना होगा एनएनपीएफसी। तो नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इनसाइड द कंट्री, विद इन द टेरिटरी और आउटसाइड द टेरिटरी, बाहर भी। लेकिन इसमें एनआरआईज का इनकम कैलकुलेट नहीं होगा। वो होंगे जो, जैसे मान लीजिए कोई इंडियन है, वो बाहर रहता है लेकिन अभी उसको 1 साल से ज्यादा नहीं हुआ है बाहर रहते रहते, तो उसका पैसा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। या जितने भी इनकम्स बाहर से आते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे इंडिया की कोई प्रोडक्ट्स को बाहर सेल किया जा रहा है, वहां से जो भी इनकम जनरेट हो रहा है उसको भी यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो हम नेशनल इनकम निकलेगा। डोमेस्टिक टेरिटरी उम्मीद है क्लियर है। इकोनॉमिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल territory administered by the government within which the person, goods and capital are circulated freely। यानी वो इकोनॉमिक टेरिटरी उसको कहते हैं जिस ज्योग्राफिकल टेरिटरी को जिसमें पर्सन, गुड्स और कैपिटल फ्रीली सर्कुलेट करते हैं, तो किसी गवर्न बाय द गवर्नमेंट, एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, उसको कहते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी। अब यहां पे बात करते हैं हम कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम टू नेशनल इनकम। जैसा कि मैंने बताया था, डोमेस्टिक इनकम को निकालने के लिए नेशनल इनकम में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो डोमेस्टिक इनकम निकल आएगा। लेकिन नेशनल इनकम निकालने के लिए यहाँ जो सेकंड पॉइंट है उसमें क्या करेंगे, डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को, एनएफआईए को प्लस कर देंगे तो हमें नेशनल इनकम निकल आएगा। लेकिन अगर हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालना होगा तो नेशनल इनकम माइनस डोमेस्टिक इनकम भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज है जो बतानी है। नेट फैक्टर ऑफ इनकम निकलता है, नेट मींस एक्यूरेट, मतलब निकलता कैसे है, यानी जितना पैसा बाहर जा रहा है इंडिया से प्लस जितना पैसा बाहर से इंडिया आ रहा है उनको माइनस करते हैं। यानी कि जितना पैसा इंडिया से बाहर, जितनी भी, यानी कोई फॉरेनर हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, हम उनको सैलरी दे रहे हैं, तो वो पैसा बाहर जा रहा है ना। यहाँ हम कुछ फॉरेन की चीजें को इम्पोर्ट कराते हैं तो हमारा पैसा बाहर जा रहा है, लेकिन उसको माइनस करेंगे जितना पैसा आ रहा है। यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, दोनों को माइनस करेंगे। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को करेंगे, तब हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकल आएगा। आगे यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है अल्टरनेट, हाँ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का लिखा हुआ है यहाँ पे। फैक्टर इनकम अर्न बाय आर रेसिडेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेसिडेंट इन आर डोमेस्टिक टेरिटरी। यानी जितना पैसा हम बाहर देते हैं माइनस जितना पैसा बाहर से आ रहा है माइनस जितना पैसा हम बाहर दे रहे हैं, यानी कि नेट फैक्टर अर्न बाय फ्रॉम द रेस्ट ऑफ, यहाँ फ्रॉम देख सकते हैं, यानी नेट फैक्टर फ्रॉम द वर्ल्ड माइनस नेट फैक्टर टू द फ्रॉम द वर्ल्ड माइनस टू द वर्ल्ड। यानी जितना पैसा हम दे रहे हैं बाहर माइनस जितना पैसा बाहर से आ रहा है, जब माइनस करेंगे तो हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकल आएगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, फाइनली ध्यान से सुनना आप लोग। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालने के लिए जितना पैसा बाहर जा रहा है, जितना पैसा बाहर जा रहा है उसको माइनस करेंगे किसमें से, जितना पैसा बाहर से आ रहा है। यानी सिंपल भाषा में बोले, नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी जितना फ्रॉम अब्रॉड आ रहा है माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी जितना पैसा बाहर जा रहा है। तो ये थे हमारा कुछ नेट फैक्टर इनकम कैलकुलेट करने के लिए दूसरा तरीका। और यहाँ पे कुछ इलिस्ट्रेशंस दिए हुए हैं, जैसे नेशनल इनकम है 5400, एनएफआई है 400, तो डोमेस्टिक इनकम कितना होगा। डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस
NFIA, यानी कि 5400 माइनस 400 तो 5000 आ जाएगा। दूसरा दिया हुआ है डोमेस्टिक इनकम, अगर दिया है 4300, NFIA 200 है, तो नेशनल इनकम क्या होगा? नेशनल इनकम निकालने के लिए डोमेस्टिक इनकम यानी 4500 प्लस NFIA यानी 200 आएगा 4500। नेशनल इनकम 5000 दिया है, डोमेस्टिक इनकम 4000 दिया है, तो बताइए NFIA कितना होगा? उसको करने के लिए NFIA निकालने के लिए नेशनल इनकम माइनस डोमेस्टिक इनकम करेंगे, यानी 5000 माइनस 400 तो हमारा 1000 NFIA निकल आएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर? लेकिन अगर एक क्वेश्चन आता है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आया 5000, यानी फॉरेन से पैसा आ रहा है 5000 और हम लोग यहां से पैसा बाहर भेज रहे हैं 3000, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना होगा? यानी नेट फैक्टर इनकम कितना होगा फ्रॉम अब्रॉड? यानी फ्रॉम अब्रॉड आ रहा है 5000 और टू अब्रॉड यानी जा रहा है 3000, तो हम माइनस करेंगे फ्रॉम अब्रॉड वाला पैसा यानी 5000 माइनस जितना पैसा जा रहा है यानी 3000, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमारा नेट जो बचेगा वो होगा 5000 माइनस 3000 बचेगा 2000। उम्मीद है इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब है डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट में फर्क क्या है? डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं है, दे बोथ आर आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट। डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू द डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ कुछ कैलकुलेशन से भी देख सकते हैं। डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू नेशनल इनकम। डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी अगर उसकी जगह आ जाता है, अगर किसी क्वेश्चन में दिया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम डोमेस्टिक प्रोडक्ट आइडेंटिकल टर्म्स है, कॉन्सेप्ट्स है। क्लियर? अब यहाँ पे एक और चीज दी है ग्रॉस और नेट निकालने के लिए। अगर ग्रॉस दिया है उसको नेट में बदलना है, ग्रॉस यानी ज्यादा, नेट यानी एक्यूरेट, सब कुछ कट कट करने की बाद, माइनस करने की बाद, तो ग्रॉस मतलब नेट प्लस डेप्रिसिएशन, यहाँ नीचे बॉक्स में दिया हुआ है, ग्रॉस मतलब नेट प्लस डेप्रिसिएशन। और अगर नेट एक्यूरेट निकालना होगा, तो एक्यूरेट निकालने के लिए हमको सब चीजें माइनस करनी पड़ती हैं, तो नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। और अगर डेप्रिसिएशन पता करना होगा तो सिंपल सी बात है, ग्रॉस और नेट को माइनस कर देंगे, ग्रॉस माइनस नेट, तो हमें डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट, क्योंकि कहीं कहीं दिया होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को नेट नेट नेशनल प्रोडक्ट में बदलें, तो हमें कुछ नहीं करना है, नेशनल प्रोडक्ट दोनों में है, तो हमको करना सिर्फ इतना है, ग्रॉस को नेट में बदलना है। तो हम लिखेंगे ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, यानी लिखेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब हमारा यहाँ पे हाँ डिटेल में आता है ग्रॉस और नेट कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हम अभी बता रहे थे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, जो मैंने अभी बताया, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। वैसे ही वापस GDP और NDP को माइनस करेंगे तो डेप्रिसिएशन निकल आएगा, जो अभी मैंने बताया। GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से उसी तरह अगर डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी ग्रॉस और नेट। देखिए NP यहाँ पे भी है, NP यहाँ पे भी है, बस G और N का फर्क है, यहाँ G था यहाँ N आ गया, बाकी नेशनल प्रोडक्ट यहाँ भी था, नेशनल प्रोडक्ट यहाँ भी है, तो बस डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। उसी तरह अगर नेट नेशनल प्रोडक्ट है और उसको हमें बनाना होगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो निकल आता है GNP। यहाँ पे देखेंगे हम NNP प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू GNP, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट को अगर ग्रॉस नेशनल, ग्रॉस बनाने, नहीं ग्रॉस मीन्स ज्यादा, नेट मीन्स कट पीट करके शॉर्ट में, कम में, तो कम करने के लिए माइनस करते हैं। लेकिन यहाँ सेकंड पॉइंट में हमसे पूछ रहा है कि GNP में बदलिए, तो GNP में बदलने के लिए हमको डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा। उसी तरह अगर डेप्रिसिएशन निकालना है तो GNP माइनस NNP करेंगे तो डेप्रिसिएशन निकल आएगा। बहुत सिंपल सी बात है, ग्रॉस को नेट में बदलने के लिए डेप्रिसिएट ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं तब नेट निकलता है। नेट यानी काट पीट के सब शॉर्ट में करके एकदम एक्यूरेट बताता है। ग्रॉस मीन्स ज्यादा, तो ग्रॉस निकालने के लिए डेप्रिसिएशन प्लस करते हैं, नेट निकालने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर GDP हमारा दिया हुआ है
2300, डेप्रिसिएशन है 300, तो एनडीपी कैसे निकालेंगे? एनडीपी, यहाँ देखने वाली बात है कि डीपी यहाँ पे भी है, डीपी यहाँ पे भी है, जीडीपी में भी डीपी है, एनडीपी में भी डीपी है। क्लियर? तो हम यहाँ पे बात करेंगे तो जीडीपी माइनस एनडीपी, अगर कर जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं तब एनडीपी निकल आएगा। उसी तरह एनडीपी है 3300 और डेप्रिसिएशन है 200, तो जीडीपी कितना आएगा? जीडीपी निकालने, ग्रॉस निकालना है। ऊपर वाले क्वेश्चन में जीडीपी दिया हुआ था, एनडीपी निकालना था, यानी शॉर्ट में निकालना था, तो हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया था। यहाँ एनडीपी दिया है, हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है, जीडीपी निकालना है, तो हमें डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा। लेकिन थर्ड वाला इक्वेशन देखें, अगर जीडीपी दिया है 5500 और एनडीपी दिया है 5000 सिर्फ, तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमको जीडीपी और एनडीपी दोनों को माइनस करना पड़ेगा, तो आएगा 500। उम्मीद है ये समझ में आया होगा कि ग्रॉस को नेट में और नेट को ग्रॉस में कैसे बदलते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट, यानी मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कैसे बदलते हैं? बहुत आसान है। मार्केट प्राइस मतलब कि ज्यादा प्राइस होगा, फैक्टर कॉस्ट यानी फैक्ट्री का कॉस्ट, ऐसे मान के चलते हैं। तो आप एक बात बताओ, जब आप कोई फैक्ट्री से सामान खरीदोगे आपको सस्ता पड़ेगा, लेकिन जब वही सामान आप मार्केट से खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें टैक्स जुड़ा हुआ होगा। तो सिंपल सी बात यहाँ पे बताना है आपको कि फैक्टर कॉस्ट में जब टैक्स जुड़ जाएगा तो क्या निकलेगा? मार्केट प्राइस, यानी फैक्ट्री का कॉस्ट प्लस टैक्स इज इक्वल टू मार्केट का प्राइस। उसी तरह अगर हमें मार्केट का प्राइस दिया है और हमें फैक्ट्री का कॉस्ट पता करना होगा, तो मार्केट के प्राइस में से टैक्स माइनस करेंगे तो फैक्ट्री का कॉस्ट यानी फैक्टर कॉस्ट निकल आएगा। समझ में आया आपको? ये थोड़ा लर्न कराने का तरीका है। आगे बढ़ते हैं। फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब किसी क्वेश्चन में अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं दिया होगा, सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया होगा, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमें तो एनआईटी चाहिए। एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालने के लिए क्या करना होगा? आईटी अगर दिया है, इनडायरेक्ट टैक्स दिया है जैसे कि सब्सिडी, तो हमें एनआईटी निकालने के लिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स पता करने के लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं करना है आपको, सीधे सीधे सब्सिडी माइनस कर देना है। यहाँ मैंने लिखा हुआ है नीचे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी जैसे जीएसटी माइनस सब्सिडीज करेंगे तो नेट इनडायरेक्ट। किसी किसी क्वेश्चन में आपको इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी देगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं देगा, जबकि आपको मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में बदलने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस चाहिए। तो आप क्या करेंगे? आपको सीधे सीधे इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस कर देनी है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको मिल जाएगा। नेट निकालने के लिए हमेशा माइनस करना पड़ता है, ग्रॉस निकालने के लिए हमेशा प्लस करना पड़ता है, आप ये याद रखिए। और यहाँ पे मार्केट प्राइस, यहाँ पे अगर मार्केट प्राइस निकालना है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है फैक्टर कॉस्ट निकालना था, यानी फैक्ट्री का कॉस्ट, तो सिंपल सी बात है वो कम होती है, तो मार्केट प्राइस में से एनआईटी माइनस करेंगे तो फैक्टर कॉस्ट निकलेगा। और अगर हम मार्केट प्राइस पता करना चाहते हैं, मार्केट प्राइस ज्यादा है, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स करेंगे तो मार्केट प्राइस निकलेगा, तो यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी किया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो निकला है। अगर इनडायरेक्ट टैक्स निकालना होगा, कभी कभी क्वेश्चन में मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट दोनों दिया होता है, सब्सिडी और आईटी नहीं दिया होगा, तब भी हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये तीसरा वाला पॉइंट आप देखिए यहाँ पे, इसके थ्रू हम एनआईटी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। तो आपको इस चैप्टर में जो नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट है उसमें सिर्फ तीन चीजें पढ़नी है। पहला, ग्रॉस को नेट में कैसे बदलते हैं, दूसरा डोमेस्टिक को नेशनल में कैसे बदलते हैं, और तीसरा है हमारा कि मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कैसे बदलते हैं। इतना आप सीख जाएंगे तो आप कर लेंगे। और आपको हमेशा याद रखना है, नेशनल इनकम को एनएनपीएफसी कहा जाता है, वही निकालना है आपको। डोमेस्टिक इनकम को एनडीपीएफसी कहा जाता है, वही निकालना होता है आपको। यानी जो क्वेश्चंस आएंगे आगे उसमें हमें एनएनपीएफसी निकालना है, तब नेशनल इनकम निकल आएगा। उम्मीद है ये समझ में आया आपको। अब यहां पर बात करते हैं, तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसा कि मैंने बताया इस चैप्टर में हमको
तीन चीजें पढ़नी होती हैं। ग्रॉस को नेट में कैसे बदलते हैं, ग्रॉस यानी ज्यादा, नेट यानी कम। तो ग्रॉस से अगर नेट बनाना होगा तो सिंपल सी बात है, हमें माइनस करना होगा। किसको माइनस करेंगे हम माइनस करेंगे, जैसे बताया डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है। जब ग्रॉस को नेट बनाना होता है तो डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, लेकिन जब नेट को ग्रॉस बनाना होता है तो डेप्रिसिएशन प्लस। उसी तरह नेशनल को डोमेस्टिक बनाने के लिए, नेशनल मतलब ज्यादा को डोमेस्टिक बनाने के लिए एनएफआईए माइनस करना पड़ता है, लेकिन डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए एनएफआईए प्लस करना पड़ता है। मार्केट प्राइस ज्यादा होता है, उसको फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए एनआईटी माइनस करना पड़ता है, और एनआईटी को मार्केट प्राइस बनाने के लिए एनआईटी प्लस करना पड़ता है। उम्मीद है ये ऐसे इशारा करके समझा इसलिए रहते कि इजीली आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बन जाए कि ग्रॉस, नेशनल और मार्केट प्राइस ये ज्यादा बड़े होते हैं। और इस तरफ अगर देखेंगे राइट साइड में, नेट, डोमेस्टिक और फैक्टर्स ये छोटे हैं, तो इसके निकालने के लिए माइनस करते हैं, ग्रॉस, नेशनल और मार्केट प्राइस निकालने के लिए प्लस करते हैं। और किसको किसको प्लस करते हैं वो मैंने यहाँ लिख के रखा हुआ है, डेप्रिसिएशन, एनएफआईए और एनआईटी। उम्मीद है ये क्लियर हुआ होगा। अगर ये क्लियर होगा, हो गया है, तो आगे भी क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। पहले तो आपको नेट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट क्लियर है, ग्रॉस और नेट प्रोडक्ट क्लियर है, और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्लियर है। ये तीनों क्लियर है, पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे चार चीजें आपको याद रखनी है, इन्हीं से आपके एग्रीगेट्स बनेंगे। एक तो एक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एक ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी ग्रॉस का डोमेस्टिक, ग्रॉस का नेशनल। फिर यहाँ पे होगा नेट डोमेस्टिक, नेट नेशनल, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक, नेट डोमेस्टिक, ग्रॉस नेशनल, नेट नेशनल, ये चार हैं। अब इन्हीं चारों के हमें बनाने हैं। एक बार बनाना है मार्केट प्राइस पे, और एक बार बनाना है फैक्टर कॉस्ट पे। एक बार होगा जीडीपी एमपी, एक होगा जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, एनडीपी एमपी, एनडीपी एफसी। उसी तरह जीएनपी एमपी, यानी जीडीपी का एफसी बनेगा और एमपी बनेगा, एनडीपी का एफसी बनेगा और एमपी बनेगा। उसी तरह जीएनपी का एमपी बनेगा और एफसी बनेगा, और एनपी का एमपी बनेगा और एफसी बनेगा। यानी इसके भी एमपी एफसी बनाना है। इनके आगे मतलब दो बार इसको लिख के, एक बार एमपी एक बार एफसी, इसको भी दो बार लिखेंगे, एक बार एनपी एक बार एफसी, इसको भी दो बार लिखेंगे, एक बार एनपी एक बार एफसी, इसको भी दो बार लिखेंगे, एक बार एनपी एक बार एफसी। तो हमारे 8 एग्रीगेट्स तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे फिर से मैंने बताया एनआईटी इज इक्वल टू आईटी माइनस सब्सिडी। तो ये चार हमारे एग्रीगेट, इनको भी याद कैसे करेंगे? डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट आपको याद है, ग्रॉस और नेट, ग्रॉस और नेट। उम्मीद है ये याद हो गया होगा, और ये भी उनके थ्रू आपको याद हो गए होंगे। यानी जीडीपी के दो बनेंगे, एक बार एमपी एक बार एफसी, एनडीपी के एमपी और एफसी, जीएनपी के एमपी और एफसी, और एनएनपी के एमपी और एफसी। तो इस तरह से 8 आपके एग्रीगेट्स बन जाएंगे। और अगर ये बन गए तो आपका चैप्टर ऑलमोस्ट हो जाएगा। अब आते हैं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या है। नॉमिनल जीडीपी के लिए Q मल्टीप्लाइड बाई P करते हैं। अब Q क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, और P होता है प्राइस प्रिवेलिंग इन द अकाउंटिंग ईयर। यानी कि नॉमिनल जीडीपी निकालने के लिए क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी किसी भी देश में गुड्स और सर्विसेज की बनी है, मल्टीप्लाई करते हैं जितना उसका प्राइस उस समय रहा होगा, तो वो नॉमिनल जीडीपी निकलता है। रियल जीडीपी निकालने के लिए क्वांटिटी तो होती है कि उस साल में, उस अकाउंटिंग ईयर में कितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मल्टीप्लाइड बाई यहां जो प्राइस होता है वो बेस ईयर का होता है। उम्मीद है ये दोनों क्लियर होगा। दोनों में यही फर्क है कि यहाँ पे प्रिवेलिंग प्राइस होता है, लेकिन यहाँ पे बेस ईयर का प्राइस होता है। यहाँ पे उस अकाउंटिंग ईयर का प्राइस होता है, यहाँ पे रियल में बेस ईयर का प्राइस होता है। बस यही फर्क है नॉमिनल और रियल जीडीपी। नॉमिनल में अकाउंटिंग ईयर का प्राइस लेते हैं, क्वांटिटी वही रहती है। रियल में बेस ईयर का प्राइस लेते हैं, बस ये फर्क है। आगे बढ़ते हैं।
तो nominal GDP is the market value of goods and services produced within the domestic territory of a country during an accounting year as estimated using the current year price. Real GDP जो होता है the market price value of the goods and services produced within the domestic territory of a country during an accounting year as estimated using the base year price. यहाँ आप देख सकते हैं दोनों डेफिनेशन लगभग सेम है, बस फर्क यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा है यूजिंग द करेंट ईयर प्राइस नॉमिनल में, लेकिन रियल में लिखा है यूजिंग द बेस ईयर प्राइस। तो अगर हमको कन्वर्जन करना होगा नॉर्मल जीडीपी को रियल जीडीपी में, यानी नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में जब बदलना होगा, तो हम लिखेंगे नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 100, तो निकल आएगा रियल जीडीपी। आप याद कर लीजिएगा, नॉमिनल जीडीपी जो कि करंट ईयर का प्राइस लेता है अपॉन प्राइस इंडेक्स जो भी उस समय रहेगा मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, तब रियल जीडीपी निकल आएगा। रियल जीडीपी में बेस ईयर का प्राइस लिया जाता है। क्लियर? उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जीडीपी एंड वेलफेयर की बात करें तो जीडीपी, द रियल जीडीपी इज वाइडली यूज्ड इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। रियल जीडीपी को वेलफेयर का इंडेक्स माना जाता है, बट इट सफर फ्रॉम द सर्टेन लिमिटेशन एज इट इग्नोर्स। क्या क्या चीजें उसमें इग्नोर की जाती है? पहली चीज, और क्या दिक्कतें आती हैं उसमें, तो वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हमें दिखती है वो एक्चुअली में उतना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं है। अगर जीडीपी हमने बताया कि एक देश जो हम कैलकुलेट करते हैं टोटल इनकम अपॉन टोटल कंट्री का इनकम अपॉन डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन करते हैं, तो क्या जब जीडीपी निकलता है तो यहाँ पे ये तो नहीं है कि सारा, यहाँ पे निकलता है हमारा पर कैपिटा इनकम की बात किया मैंने, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, तो पर कैपिटा इनकम निकलेगा। लेकिन यहाँ पे जो इनकम की बात हो रही है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम परफेक्ट नहीं होता है, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी भी एक तरह से सही नहीं होता है, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स इसमें नहीं दिखाए जाते हैं और एक्सटर्नलिटीज को इग्नोर किया जाता है, जिस वजह से ये सारी कमियां उसमें दिक्कत क्रिएट करते हैं। Thanks for watching this video. For more, like, subscribe and share my YouTube channel. Thank you.